सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमोदीप माझी और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑयल फील्ड पैराडाइज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लो रेजिम्स और उसके बाउंड्री कंडीशंस के बारे में। आज हम देखने वाले हैं प्रेशर वेव क्या होता है, एनालॉजी देखेंगे हम लोग ट्रांजिएंट स्टेट का, सेमी स्टेडी स्टेट क्या होता है, स्टेडी स्टेट क्या होता है, और एक एनालॉजी के थ्रू, एक बंच ऑफ कैपिलरीज के एनालॉजी के थ्रू हम इसे समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस के बारे में कि ट्रांजिएंट स्टेट को कौन सा बाउंड्री कंडीशन डिफाइन करता है, सेमी स्टेडी स्टेट को कौन सा बाउंड्री कंडीशन डिफाइन करता है, और स्टेडी स्टेट को। ये बाउंड्री कंडीशन और कुछ नहीं, जो डिफ्यूजिविटी इक्वेशन हम लोगों ने पिछले वीडियोस में निकाला था, उस डिफ्यूजिविटी इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा उसके लिए हमें इन बाउंड्री कंडीशंस का यूज करना पड़ेगा। इसे हम अगले वीडियो में और डिटेल में समझेंगे, बट इतना समझ लीजिए कि जो डिफ्यूजिविटी इक्वेशन है उसको हम लोग डिफरेंट स्टेट्स के अनुसार सॉल्व करने के लिए अलग अलग स्टेट का अलग अलग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो ये है हमारा वो एनालॉजी जिससे हम समझेंगे कि प्रेशर वेव क्या होता है। हम एज्यूम करते हैं एक टैप है जिसके साथ काफी सारे बंच ऑफ कैपिलरीज कनेक्टेड है। कैपिलरीज बोल सकते हैं, बंच ऑफ टैंक्स, कैपिलरी टैंक्स बोल सकते हैं आप, जिसमें सेम लेवल तक पानी भरा हुआ है। अब सेम लेवल तक पानी भरा हुआ मतलब हर जगह का प्रेशर सेम होगा। मान लेते हैं पी.आई, ये हर जगह पे प्रेशर सेम होगा पी.आई, मतलब ऊपर लेवल का। वहां पर टैप एट टाइम t इक्वल टू 0 हम लोग मान लेते हैं बंद है। अब टैप अगर बंद है तो कोई फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रेशर वेव क्या होता है। अभी पूरा का पूरा प्रेशर अगर हम लोग इसके इस लोकेशन पे देखें y इक्वल टू वाई पे, तो इसका प्रेशर है पी.आई। हम लोग इस टैप को मान लेते हैं x इक्वल टू 0, और यहाँ से जहाँ जितना भी आगे जाते रहेगा इसे x एक्सिस का एक पार्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, सपोज हम लोगों ने टैप ओपन कर दिया एट कोई टाइम t इक्वल टू t1, टैप को ओपन कर दिया तो यहाँ पर एक फ्लो आएगा। उस फ्लो को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं हम इसे, ठीक है। ये क्यू रेट से फ्लो कर रहा है। एट टाइम t इक्वल टू t1 सबसे पहले क्या होगा, जो सारे बंच ऑफ कैपिलरीज आपने देखे थे, बंच ऑफ कैपिलरी टैंक्स आपने देखे थे, सबसे पहले जो सबसे पहला टैंक है वो थोड़ा सा खाली होगा। तो आप ये देखिए, सबसे पहला जो टैंक है वो सबसे पहले उसका सपोज लेवल यहाँ पर था, यहाँ पर था, वो थोड़ा सा खाली हुआ। उसके बाद उसका अगला टैंक पे इफेक्ट आएगा, मतलब पहला टैंक इफेक्ट हो चुका है, वैसे मैं लिखता हूँ इफेक्टेड, सॉरी। उसके बाद टैंक 2 है, ये टैंक 1 था, ये टैंक 2 है। फिर टैंक 2 में भी इफेक्ट दिखने लगेगा हमें, इसमें भी हमें इफेक्ट दिखने लगा। उसके बाद हम टैंक 3 में जाते हैं जहां पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर जहां पर प्रेशर था वहीं पर प्रेशर है, जहां पर फ्लूइड का हेड भरा हुआ था वहां तक फ्लूइड भरा हुआ है। यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं शोन हुआ है। तो इफेक्ट अभी कहाँ कहाँ शो हुआ है, 1 पे और 2 पे। आप ऐसे समझिए जैसे एक रिजर्वायर है, बीच में हम लोगों ने एक वेल ड्रिल किया है और रिजर्वायर से प्रोडक्शन आना शुरू होगा, ठीक है। सबसे पहले जब Q इक्वल टू 0 है, जब Q इक्वल टू 0 हम मान लेते हैं, उस टाइम पे यहाँ पर प्रेशर अगर एकदम, सपोज यहाँ पर परफोरेशन किया हुआ है, यहाँ पर परफोरेशन किया, यहाँ पर ऑयल निकलेगा, एकदम x इक्वल टू 0 पे अगर देखें या r इक्वल टू 0 पे देखें तो
वहां से लेकर आर इक्वल टू आर ई तक, मतलब एकदम रिजर्वर बाउंड्री तक, वहां सब जगह का प्रेशर जो है सेम ही होगा, विल बी इक्वल टू पी आई। प्रेशर जो है पी आई के बराबर ही होगा। पर अगर टाइम टी इक्वल टू टी वन पे देखें, एक रिजर्वायर ले लें, उसका वेल जो ड्रिल हुआ है, अब इस सेंटर से, यहाँ सेंटर से, अब इस रीजन से जहाँ परफोरेट हुआ है, यहाँ से अगर हम मूव करें एट एनी डिस्टेंस आर, ठीक है, सपोज इस जगह तक गए, तो मानते हैं यहाँ तक प्रेशर घटा है, यहाँ तक प्रेशर थोड़ा घटा है। पहले ये यहाँ पर पी आई था, यहाँ पर जैसे ये पी आई था पहले, अब पी आई से सपोज मान लेते हैं कुछ पी वन पे आ गया ये, फिर ये पी टू पे आ गया, फिर ये यहाँ पर जो है ये डायरेक्ट पी आई ही है, पी थ्री जो थर्ड वाला का है ये पी थ्री ही है, ये चेंज नहीं हुआ है, ये पी थ्री ही है, तो पी आई है। तो यहाँ से लेकर ये कॉन्स्टेंट, अगर इसका प्रोफाइल देखें हम लोग प्रेशर का, तो कुछ इस तरह का होगा, प्रेशर ऐसे ऐसे है, ये एट एनी डिस्टेंस आर ई तक, या फिर रिजर्वायर के एंड तक। अगर हम लोग रिजर्वायर को देखें तो यहाँ पर ये प्रेशर सपोज कुछ P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है, और यहाँ से ये है PI के बराबर ही प्रेशर है, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट से लेकर यहाँ तक पूरा एंड तक PI ही प्रेशर, तो इफेक्ट अभी बस यहीं तक मूव किया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं, बस एक एनालॉजी है ऑफ रिजर्वायर। इसे हम रिजर्वायर से समझ सकते हैं, मतलब रिजर्वायर से एनालॉगस समझ सकते हैं कि बंच ऑफ टैंक्स है और एक रिजर्वायर है, वहां से जब फ्लो हो रहा है तो सबसे पहले जो प्रेशर, ये जो फ्लो हो रहा है, ये फ्लो क्या हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले ये घटा, फिर दूसरे में ये घटा, फिर तीसरे में ये घटा, फिर तीसरे में ये घटेगा। जैसे यहाँ पर ये घटे, ये एक्चुअली है क्या, दिस इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ प्रेशर वेव। जो फ्लो कर रहा है वो फ्लो क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पर प्रेशर पहले पी आई था, सपोज मान लेते 3000 psi था, ये पी आई है, ठीक है। पी आई मान लेते 3000 psi। अब थोड़ी देर बाद जब टी इक्वल टी वन का टाइम आया, यहाँ पर ये 3000 था, अब यहाँ पर हो गया 2990, मान लेते हैं इतना प्रेशर हो गया। यहाँ पर हो गया 2995, जस्ट टू एज्यूमिंग समथिंग, एक वैल्यूज हमने ले लिया इनमें। सो ये प्रेशर यहाँ पर थोड़ा सा घट गया, पर यहाँ पर प्रेशर देखें, यहाँ का प्रेशर अभी भी 3000 ही है psi। मतलब हम देख सकते हैं कि प्रेशर एकदम टैप से जितना नियर है, सबसे पहले वहां पर प्रेशर लॉस हो रहा है, उसके बाद उसके जो सेकंड नियरेस्ट है वहां प्रेशर लॉस हो रहा है, मतलब एक वेव फ्लो कर रहा है। ये जो वेव फ्लो कर रहा है, इस वेव को बोलते हैं प्रेशर वेव। प्रेशर वेव क्या वेव है, एक ऐसा वेव है जिससे प्रेशर वो घटते चला जा रहा है। मतलब यहाँ पर आप देखें, सपोज ये रिजर्वर का सेंटर है, यहाँ से यहाँ पर सेंटर, यहाँ से लेकर आप जाते रहे, कोई भी डिस्टेंस आर तक आप जाते रहे, यहाँ प्रेशर एक तरह से चेंज होते जा रहा है। अभी प्रेशर सपोज ऐसे, एकदम शुरुआत में प्रेशर ऐसा था, पूरा पी आई था, उसके बाद थोड़ी देर बाद थोड़ा सा यहाँ एकदम नियरेस्ट पॉइंट में घटा, बाकी सारे पी आई पे रह गए, फिर उसके थोड़ी देर बाद और कुछ पॉइंट्स घटे, फिर ये पी आई तक रह गया, ऐसे चलते जाएगा। ये T1 T0 या T1 या T2, ये देखिए T2 ग्रेटर देन T1 ग्रेटर देन T0, मतलब एक वेव फ्लो कर रहा है, एक प्रेशर, इसे बोलते प्रेशर वेव जो फ्लो कर रहा है, मतलब प्रेशर घटते जा रहा है, वेव प्रोपागेट्स, प्रेशर डिक्रीज। ओके, तो यहाँ पर मैंने से लिख दिया PWF, तो आपको पता है, आप देख सकते हैं, मतलब जो हम लोग
वेलबोर का जो प्रेशर बोलते हैं उसे PWF ही डिनोट करते हैं हम लोग। वेलबोर फ्लोइंग प्रेशर मतलब फ्लोइंग बॉटम होल प्रेशर जिसे बोलते हैं। सपोज हम लोग हम तो रिजर्वर का पूरा एक साथ नहीं देखते, हम बस जो वेल ड्रिल किए हैं वहां पर जो सैंड फेस है वहां पर जो फ्लोइंग प्रेशर है मतलब जो फ्लो कर रहा है उस प्रेशर को बोलते हैं, डिनोट करते हैं PWF से। इसीलिए यहाँ पर जो क्योंकि ये टैप के सबसे नियरेस्ट वाला टैंक था तो यहाँ का जो प्रेशर है इसको मैं PWF से डिनोट कर रहा हूँ। अगले को P1 से, उसके बाद को यहाँ पर P0 लिखा मतलब P0 जो पहले प्रेशर था वो P0 के बराबर ही है जो चेंज नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि बाकी सब में P0 है, इसमें भी P0 है, इसमें भी P0 है, इसमें भी P0 है, ये चलते जाएगा लास्ट तक P0 है। और ये जो सबसे लास्ट वाला है इसे इसे हम लोग बाउंड्री बोलेंगे, रिजर्वर बाउंड्री। जैसे रिजर्वर बाउंड्री वो होता है, रिजर्वर का एक बाउंड्री होता है, जैसे ये बाउंड्री है, वैसे हम लोग इस मॉडल के अनुसार, इस एनालॉजी के अनुसार इसे बाउंड्री बोल रहे हैं। ये एनालॉजी बस समझने के लिए है रिजर्वर। अब देखिए अब और एक टाइम लेते हैं हम लोग, दूसरा टाइम। तो आप देखिए इस तरह से प्रेशर फ्लो कर गया, ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ पर जाके ये कांस्टेंट हो गया। यह है PI या P0 जो भी बोलना है बोल सकते हैं, PWFN। ये देखिए इसे बोलते हैं PWFN मतलब कोई टाइम t इक्वल टू TN की अगर बात करें तो उस टाइम तक PWF कितना हो गया। पहले PWF इतना था, सपोज ये 3000 था जो मैं मान के चुका हूँ। सो ये 3000 PSI है। सो हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर प्रेशर 3000 PSI था पहले। तो अब हम लोग देखते हैं एट टाइम इक्वल टू TN, कोई भी टाइम इक्वल टू TN पे प्रेशर यहाँ पर और घट गया, मान लीजिए 2700 हो गया। हम बस एक एग्जाम्पशन ले रहे हैं, ये 2800 हो गया है, ये 2850 है, ये 2900 है, ये 2950 है, ये 2975 है, ये 2990 है समथिंग, ये 3000। यहाँ से 3000 ही है, यहाँ से एंड तक वो 3000 ही है, बाउंड्री तक। तो अगर ये बात है तो हम बोलेंगे ये प्रेशर वेव कहाँ से कहाँ ट्रैवल किया। तो प्रेशर वेव जो है हमारा x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू यहाँ तक ट्रैवल किया, इसे क्या बोलते हैं, ये सपोज ये मान लेते इसको 1 2 3 4 5 6 7, तो मान लेते हैं x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 7 तक हमारा प्रेशर वेव ट्रैवल किया। और अगर इसे रिजर्वायर के कंडीशन में समझें कि सपोज एक रिजर्वायर ले लें, ठीक है, यहाँ पर एक वेल है। सो यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से r इक्वल टू 0 से लेकर r इक्वल टू कोई एक r वैल्यू तक प्रेशर वेव ट्रैवल किया है। ये r इक्वल टू r डैश बोल देते हैं, तो r डैश तक प्रेशर वेव ट्रैवल किया है। अगर इसमें हम लोग ये देख ले रेड से, मैं ऐसे रेड कलर से दिखाया था, तो प्रेशर का प्रोफाइल कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे यहाँ तक r डैश तक जाएगा, फिर वहाँ से ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये कितने पे PI पे कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ से लेकर बाउंड्री तक मतलब इस जगह r डैश से लेकर RE तक, r डैश से लेकर RE तक जितने भी पॉइंट्स है पूरे रिजर्वायर के, वहाँ का प्रेशर अभी भी PI ही है। तो प्रेशर वेव यहाँ तक ट्रैवल की है, यहाँ तक प्रेशर वेव ट्रैवल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेशर वेव कहाँ तक ट्रैवल की, ये कैसे पता करेंगे, तो इसका पता करने का एक ही तरीका है कि जहाँ तक प्रेशर आपका रिड्यूस हुआ है उस पॉइंट तक रिजर्वायर का, वहाँ तक प्रेशर ट्रैवल किया है। ये प्रेशर वेव जो है इसको हम लोग प्रेशर ट्रांजिएंट भी बोलते हैं। अब जॉन ली वगैरह के बुक में देखेंगे तो प्रेशर ट्रांजिएंट बोला गया है। तो ये प्रेशर वेव जहाँ तक ट्रैवल किया है
उसे बोलते हैं प्रेशर वेव या प्रेशर मतलब कि प्रेशर वेव, प्रेशर ट्रांजिएंट। और जिस रेडियस तक ये ट्रैवल किया है, अगर हम लोग एक रिजर्वर देखें कि आर डैश तक ट्रैवल किया है, तो इस आर डैश को हम लोग बोलेंगे आर ओ आई, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये प्रेशर ट्रांजिएंट जहां तक ट्रैवल किया है उसे बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उस सर्कल का जो रेडियस है उसे बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे अगर ये हम तो एक साइड का देख रहे हैं, अगर पूरे रिजर्वर का देखें तो एकदम सेंटर से लेकर आर डैश तक का जो वैल्यू है उसे बोलते हैं आर डैश जो है वो हो जाएगा हम लोग का रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे यहाँ पर हम लोग का 7 है, इस 7 हम लोग बोलेंगे यहाँ तक बोलेंगे रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्यों? मतलब हमारा जो प्रेशर वेव है यहीं तक ट्रेवल हुआ है, ठीक है। और इसका क्या यूटिलाइजेशन है ये हम लोग आने वाले वीडियोस में, जब वेल टेस्टिंग का वीडियोस हम लोग देखेंगे उसमें समझेंगे कि रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, अभी तक ये प्रेशर वेव जो है हैज़ नॉट एनकाउंटर्ड द बाउंड्री। मतलब जो प्रेशर वेव है अभी तक बाउंड्री तक नहीं पहुंचा। ये बाउंड्री है, तो प्रेशर वेव अभी तक बाउंड्री को एनकाउंटर किया ही नहीं है। मतलब बाउंड्री का प्रेशर 3000 है तो 3000 ही है अभी तक। बाउंड्री क्या, उससे पहले तक के भी कुछ कुछ जो टैंक्स है उसमें भी 3000 ही है, अभी तक चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे ट्रांजिएंट स्टेट के बारे में कि ट्रांजिएंट स्टेट क्या होता है। सो अभी हम लोगों ने देखा जस्ट पिछले स्लाइड में कि प्रेशर वेव जो है क्या होता है और प्रेशर वेव कहाँ तक ट्रैवल किया है। तो ट्रांजिएंट ये जो स्टेट हम लोग देख रहे हैं करेंटली, जिस स्टेट को हम लोग एनालॉजी देख रहे हैं, ये एक्चुअली है ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट क्यों? ट्रांजिएंट स्टेट वो स्टेट होता है जब जो प्रेशर वेव होता है वो हमारे बाउंड्री तक नहीं पहुंचा हुआ होता है। कोई भी वो स्टेट, जब भी हमारा जो प्रेशर वेव है, जो किसी भी कारण से प्रेशर वेव जो किसी भी कारण से जनरेट हुआ होगा, वो अगर आपके बाउंड्री तक नहीं पहुंचा है तो वो ट्रांजिएंट स्टेट ही है। आ, हाँ, जैसे आप ये देखिए, सपोज किसी रेट से फ्लो कर रहा है वेव, जो जो अभी जो प्रेशर वेव है सपोज ये यहाँ तक ही पहुंचा है, आर डैश तक, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो इस जगह का अगर प्रेशर देखें हम लोग इस तरह से, यहाँ पर सपोज प्रेशर है पी डब्ल्यू एफ, यहाँ प्रेशर है पी वन, यहाँ प्रेशर है पी टू, यहाँ प्रेशर है पी थ्री, यहाँ प्रेशर है पी फोर, यहाँ प्रेशर है पी फाइव। इसके बाद से लेकर यहाँ तक सारे प्रेशर से पी आई, इस तरह के। तो ये आर डैश तक ही जो है हमारा प्रेशर वेव फ्लो किया है। मतलब पहले यहाँ पर पी आई था, सबका पी आई प्रेशर था, लेकिन अब यहाँ पी डब्ल्यू एफ हो गया, पी वन हो गया, पी टू हो गया, पी थ्री हो गया, पी फोर हो गया, पी फाइव हो गया, जो पी आई से कम है। मतलब प्रेशर वेव जो है बस इस रेडियस तक फ्लो किया है, मतलब आर डैश तक फ्लो किया है। तो इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। मतलब ये दिखाया जा रहा है जस्ट स्टार्टेड। जैसे जनरली अगर कोई रिजर्वायर है जहाँ पर हमने वेल ड्रिल किया है और उसे फ्लो करना स्टार्ट किया है, तो ट्रांजिएंट स्टेट से ही फ्लो करना शुरू करता है। क्योंकि सपोज आप मान लीजिए एक वेल है, कॉमन सेंस ही एक रिजर्वायर है, एक वेल से फ्लो करना शुरू किया, तो प्रेशर सबसे नियरेस्ट वाले रीजन है वहां से ही प्रेशर घटना शुरू होगा। तो वो घटते 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 वो प्रेशर वेव फ्लो करेगा। ये जो रेड सर्कल है ये कुछ नहीं, प्रेशर वेव का सर्कल है जो चारों तरफ चारों तरफ प्रोपागेट करते जा रहा है। और जैसे जैसे प्रोपागेट करेगा रिजर्वायर का प्रेशर घटते जाएगा। प्रेशर वेव प्रोपागेट कर रहा है मतलब फ्लूइड आ रहा है। अगर प्रेशर वेव प्रोपागेट कर रहा है मतलब ये समझिए, जैसे प्रेशर वेव प्रोपागेट कर रहा है मतलब फ्लूइड आते जा रहा है। प्रेशर वेव बाहर की ओर प्रोपागेट कर रहा है, फ्लूइड अंदर की ओर आते जा रहा है। प्रेशर वेव जहां जहां तक गया है वहां वहां तक का फ्लूइड है जो अंदर की ओर फ्लो करना शुरू किया। मतलब यहाँ का जो फ्लूइड है, यहाँ जो फ्लूइड है ये अभी तक मूव नहीं किया, यहाँ से मूव नहीं किया है।
लेकिन जो जहाँ जहाँ पर प्रेशर वेव यहाँ पर जहाँ तक प्रेशर वेव आपका एनकाउंटर कर चुका है वहाँ का फ्लूइड मूव कर रहा है। जैसे यहाँ का फ्लूइड ये वेलबोर के अंदर जा रहा है, वेलबोर की ओर मूव करना शुरू कर चुका है, तभी तो प्रेशर वेव क्रिएट हुआ। अगर आप पिछले स्लाइड्स को देखें, प्रेशर वेव क्रिएट होने का रीजन क्या है? जैसे जब एकदम शुरुआत में देखें आप, पी आई था तो पी आई ही है, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगले बार में आप देखें कि जैसे थोड़ा सा फ्लूइड आउट हुआ, क्यू रेट से फ्लूइड बाहर जा रहा है, वैसे यहाँ पर प्रेशर प्रेशर का एक डिक्रीमेंट आ गया, प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर ये प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो चुका है, और मतलब फ्लूइड, यहाँ का फ्लूइड फ्लो होकर बाहर जा रहा है, फिर यहाँ का फ्लूइड फ्लो होकर बाहर जा रहा है, और प्रेशर वेव इधर प्रोपोगेट कर रहा है, राइट साइड। ठीक है, तो प्रेशर वेव बाहर की ओर प्रोपोगेट करते जा रहा है, और जो फ्लूइड है वो अंदर की ओर, मतलब वेलबोर की ओर बढ़ता जा रहा है। जहाँ तक प्रेशर वेव एनकाउंटर हुआ है वहां तक का फ्लूइड मूव कर रहा है, उसके बाहर तक का फ्लूइड अभी भी वहीं का वहीं रुका हुआ है। सो ट्रांजिएंट स्टेट की जो बात है, मतलब ये बोल रहे हैं जो हमारा प्रेशर वेव है इस रेडियस तक या आर डैश तक ही पहुंचा है, इसके अंदर का जो भी फ्लूइड है वो मूव कर रहा है अंदर की ओर, लेकिन प्रेशर वेव, लेकिन इसके जो बाहर का फ्लूइड है वो अभी भी वहीं का वहीं है, और प्रेशर वेव अभी तक बाहर एनकाउंटर नहीं हुआ है क्योंकि वहां से फ्लूइड मूव करना शुरू नहीं किया है। ठीक है, तो ये से मतलब ट्रांजिएंट स्टेट। अगर आप इसको देखें कोई टाइम टी को टी1 पे, ये सपोज यहाँ तक प्रेशर ट्रांजिएंट मूव किया, जैसे प्रेशर वेव को प्रेशर ट्रांजिएंट भी बोल सकता है। सपोज ये R1 तक मूव किया, फिर ये R2 तक मूव किया, कोई डिस्टेंस मान लीजिए, R1 R2 कुछ नहीं, ये बस डिस्टेंस। अगर यहाँ R इक्वल टू 0 मान लें तो R1 है, या R2 है, ये R3 है, यहाँ R5 तक मूव किया, लेकिन अभी भी बाउंड्री तक नहीं पहुंचा। बाउंड्री को हम लोग डिनोट करते हैं बाउंड्री को हम लोग डिनोट करते हैं RE से। बाउंड्री अभी तक, क्योंकि बाउंड्री को अभी तक ये इफेक्ट नहीं कर पाया है, तो इस प्रेशर वेव के लिए बाउंड्री इनफाइनाइट है। आप कभी बुक में देखेंगे इनफाइनाइट बाउंड्री रिजर्वायर जो बोलते हैं, वो तभी आता है जब वो अगर ऐसी बात है इनफाइनाइट बाउंड्री रिजर्वायर, तो वो ट्रांजिएंट स्टेट। इनफाइनाइट मतलब रिलेटिवली इनफाइनाइट बोल रहे हैं हम लोग, मतलब जो प्रेशर वेव के रिलेटिव बोल रहे हैं हम लोग, कि प्रेशर वेव के लिए अभी भी बाउंड्री इनफाइनाइट है क्योंकि वो बाउंड्री तक पहुंचा ही नहीं है। प्रेशर वेव अभी तक बाउंड्री तक पहुंचा ही नहीं है, उसने बाउंड्री को देखा ही नहीं है, इसलिए उसके लिए वो बाउंड्री जो है वो इनफाइनाइट है। इसलिए जो ट्रांजिएंट स्टेट का इक्वेशंस अगर आते हैं या फिर कुछ भी लिखा होता है तो हम लोग बोलते हैं उसे इनफाइनाइट बाउंड्री बोल देते हैं हम लोग, क्योंकि बाउंड्री तक वो पहुंचा ही नहीं है उसका इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेमी स्टेडी स्टेट। सेमी स्टेडी स्टेट पे हम लोग देखेंगे कि जो प्रेशर वेव है जो अभी तक बस एक जगह तक ट्रांसमिट हुआ था, जो बाउंड्री तक नहीं पहुंचा था, बाउंड्री तक पहुंच जाएगा। सेमी स्टेडी स्टेट तब आता है जब हम लोग एक रिजर्वायर की अगर बात करें, जब सारी ओर से बाउंड्री क्लोज्ड, इसे कंप्लीटली क्लोज बाउंड्री बोल सकते फ्रॉम ऑल द साइड्स। मतलब अगर एक रिजर्वायर है तो इसके चारों तरफ से ये क्लोज्ड है, मतलब कोई भी फ्लो नहीं आ रहा है इसके बाहर से। आप इसे एक टैंक की तरह समझ सकते हैं, जैसे हमारे घरों के ऊपर एक टैंक रखा रहता है। ठीक है, अगर उसके बीच से एक पाइप से हम लोग वाटर को निकालें पंप के थ्रू, ठीक है, तो जैसे ये प्रेशर वेव ट्रांसमिट हो रहा है उसके बाद बस इस पूरे टैंक का जो एक बाउंड्री है, ये टैंक का एक साइड हो गया, इससे इसके बाहर से तो कोई फ्लो आ नहीं सकता, कोई वाटर वाटर या कुछ तो इसके बाहर से आएगा नहीं, जो आएगा इसके अंदर है उसी के अंदर। तो वैसे ही रिजर्वायर टैंक टाइप रिजर्वायर देख रहे हैं हम लोग, मतलब जो भी लिक्विड है जो भी बाहर निकल रहा है वो इस टैंक के अंदर ही है, और बाहर से कोई भी फ्लो नहीं आ सकता। तो अब हम लोग जिस टाइम पे बात कर रहे हैं, तो हमारा जो रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो हमारा बराबर हो चुका है RE के, मतलब वो जो ड्रेनेज रेडियस है जिसे हम लोग प्रेशर ट्रांजिएंट बोलते हैं, प्रेशर ट्रांजिएंट हमारा यहाँ तक पहुँच चुका है। ड्रेनेज रेडियस जो है हमारा RE के बराबर हो चुका है, मतलब पूरे रिजर्वायर का हम लोग रेडियस ले रहे हैं, मतलब पूरा रिजर्वायर ड्रेन हो गया है, पूरे रिजर्वायर का फ्लूइड जो है वो अंदर की ओर मूव कर रहा है, और प्रेशर वेव अब आगे प्रोपागेट नहीं कर सकता। ठीक है,
और एक इम्पोर्टेंट बात जो हम ट्रांजिएंट स्टेट में मिस कर दिए कि ट्रांजिएंट स्टेट में हम लोग मान रहे थे कि प्रेशर इस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है, बट एक एजम्पशन हम लोगों ने उस टाइम पे माना था। ये एजम्पशन है जो हम लोग मानते हैं, इसे बोलते हैं कि भले ही प्रेशर इस तरह से चेंज हो रहा हो, पी आई हमारा क्या बोलते हैं प्रेशर है, बट वी टेक द पी एवरेज और द पी बार, इसे हम लोग रिजर्वायर प्रेशर का एवरेज बोल सकते हैं, इट टू बी कांस्टेंट। रिजर्वायर प्रेशर का जो एवरेज है that will be constant in the case of transient state and it will not change. तो सपोज वो पी आई है, शुरुआत में पी आई था टी टाइम इक्वल टू 0 पे, अगर पी आई था तो कोई टाइम टी इक्वल टू टी, जब वो ट्रांजिएंट स्टेट में है तब भी तुम्हारा पी एवरेज इक्वल टू पी आई ही होगा, मतलब पी एवरेज चेंज नहीं होगा। ये एक एजम्पशन है जिसे हम लोग मान के चलते हैं, और अगर ध्यान से देखें तो ये एजम्पशन सही भी है, बिकॉज जो चेंजेस होते हैं ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं, इतने कम होते हैं कि पी एवरेज जो है जनरली चेंज नहीं होता। तो अगर इसका पी एवरेज हम लोग देखें, कोई एक वैल्यू देख रहे पी एवरेज, तो वो सेम ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज, इट विल बी सेम थ्रू आउट, इसके बराबर है, हाँ सॉरी, इसके बराबर है, इट विल बी रिमेनिंग द सेम थ्रू आउट, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, पी एवरेज जो भी है वो चेंज नहीं होगा ट्रांजिएंट स्टेट में। तो जैसे हम लोग सेमी स्टेडी स्टेट की बात आ रहे हैं तो ये बाउंड्री को रीच कर जा रहा है। अब क्या हो रहा है, अब अगर आप एनालॉजी को समझे तो अब तो बाहर से कहीं फ्लूइड आ नहीं सकता है, क्योंकि ये पूरा क्लोज टैंक है, तो बाहर से कोई फ्लूइड आ नहीं सकता है, ठीक है। तो अब जो फ्लूइड है, जो पूरा का पूरा टैंक है, सपोज ये पूरा टैंक है जो फिल्ड है ऑयल से, ठीक है, ऑयल वाटर फ्लूइड जो भी है, तो वो पूरा ड्रेन होना शुरू होगा। तो सपोज इसका पहले एवरेज प्रेशर था पी आई, ठीक है, अब जाके इसका एवरेज प्रेशर घटेगा, बिकॉज क्या होगा, जो प्रेशर था, देखिए ये बाउंड्री तक नहीं पहुंचा, अब ये बाउंड्री तक पहुंचे, अगले में, उसके अगले स्टेप में, अगर अगले टाइम स्टेप में देखिए यहाँ तक, वो वो जो प्रेशर है पूरे पूरे रिजर्वर में घटा है, ये समथिंग पी बार 1 मोल बोल देते हैं। उसके बाद फिर एक आएगा पी बार 2, मतलब सेमी स्टेडी स्टेट में क्या होगा, एवरेज प्रेशर बदलेगा, सेमी स्टेडी स्टेट तभी आ सकती है जब क्लोज फ्रॉम ऑल द साइड्स, और rate of change of pressure at any point at distance r from the wellbore is constant। अब ये क्या होता है, ये होता है मतलब del p by del t at any r equal to r, ये कांस्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग एक देखें, रिजर्वर का एक साइड हम लोग सपोज एक क्रॉस सेक्शन एरिया देखा है, प्रेशर यहाँ पर था, फिर प्रेशर वेव का ये थोड़ा ऐसा आया, फिर थोड़ा ये ऐसे आया, फिर जो चेंज है किसी एक आर डिस्टेंस पे अगर हम लोग देख लें, सपोज हम लोग इस आर डिस्टेंस आर इक्वल टू इस आर डिस्टेंस पे देखते हैं, ये आर डिस्टेंस है, इसका हम आर मान लें, तो कोई भी एक आर डिस्टेंस पे अगर इस आर डिस्टेंस पे देखें तो जो प्रेशर डिक्लाइन है यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, ये टाइम टी इक्वल टू t1 है, ये टाइम टी इक्वल टू t2 है, टाइम टी इक्वल टू t3 है, 3 टाइम स्टेप है, और ये इक्वल टाइम इक्वल डेल्टा टी है, ठीक है। तो जो प्रेशर चेंज हो रहा है ये ऑलमोस्ट सेम है, ये सपोज हम लोग यहाँ पर 10 psi का डिक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पर 10 psi का डिक्रीमेंट हुआ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आर एट आर इक्वल टू r1 मान लेते हैं। अब अगर हम मान लेते हैं r इक्वल टू r2 इस डिस्टेंस पे, तो यहाँ पर भी जो प्रेशर डिक्रीमेंट हुआ उतना ही प्रेशर डिक्रीमेंट अगले टाइम स्टेप में भी होगा, उतने उतने डेल्टा टी पे। सपोज यहाँ पे 20 psi का डिक्रीमेंट हुआ,
तो 20 का ही डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इसे डेल पी बाई डेल टी बोल सकते हैं, एट एनी आर इक्वल टू आर, कोई भी एक रेडियस पे वो कॉन्स्टेंटली घटेगा। मतलब कोई भी सपोज 20 से घट रहा है, सपोज 10 से घट रहा है, तो वो घटेगा उसी रेट से, कांस्टेंट रेट से ही घटेगा एट एनी आर इक्वल टू आर। मतलब उस पॉइंट की अगर बात करें, तो यहाँ से रिजर्वायर है, इससे कोई एक पॉइंट आर डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ जो प्रेशर डिक्रीमेंट होगा, सपोज पहले 2010 था, फिर अगले टाइम स्टेप पे होगा 2005, फिर उसका अगले टाइम स्टेप पे होगा 2000, 5 का डिफरेंस आया, 5 का डिफरेंस आया, तो इक्वली घट रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इज इक्वल 5, और मतलब कोई डेल्टा टी पे भी सेम डेल्टा टी, सेम डेल्टा टी पे रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर सेम डेल्टा टी पे। सपोज हम लोग हर सपोज मान लेते हैं एक मंथ की अगर बात करें, एक मंथ नहीं 10 दिन की बात करें, मतलब 5 psi चेंज पर 10 डेज, ठीक है। मतलब 0.5 psi पर डे, ये कांस्टेंट है उस आर के लिए एट आर इक्वल टू, सपोज आर इक्वल टू मान लेते हैं 1000 फीट है, एट आर इक्वल टू 1000 फीट, आर इक्वल टू 1000 फीट पे ये डेल पी बाई डेल टी ये है, डेल पी बाई डेल टी ये है, जो कि कांस्टेंट ही रहेगा एट आर इक्वल टू 100 फीट, ओके। सेमी स्टेडी स्टेट का मतलब यही था। ट्रांजिएंट स्टेट में क्या था, प्रेशर वेव हमारा किसी एक पॉइंट तक, मतलब कि पूरे बाउंड्री तक नहीं पहुंचता। सेमी स्टेडी स्टेट वो स्टेट है जहाँ पर प्रेशर वेव हमारे बाउंड्री तक रीच कर चुका है और उसके बाद भी फ्लो हो रहा है, और इसी कारण से जो एवरेज रिजर्वोयर प्रेशर है वो भी घटते जा रहा है। और किसी एक पॉइंट का प्रेशर, जो कोई भी एक पॉइंट का प्रेशर देखे वो कॉन्स्टेंटली घट रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट कॉन्स्टेंट है, किसी भी प्रेशर ग्रेडियंट बोल रहे हैं, सॉरी प्रेशर का रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर कांस्टेंट है किसी भी पॉइंट पे, आर इक्वल टू आर पे रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये है हमारा सेमी स्टेडी स्टेट। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ट्रांजिएंट स्टेट क्या है, सेमी स्टेडी स्टेट क्या है। सबसे पहले ट्रांजिएंट स्टेट आएगा, उसके बाद सेमी स्टेडी स्टेट आएगा, बिकॉज हमारा प्रेशर वेव जैसे बाउंड्री को रीच करेगा, क्लोज बाउंड्री को रीच करेगा, तभी सेमी स्टेडी स्टेट आ सकता है, ठीक है। अगर ये बाउंड्री फुल्ली क्लोज नहीं है तो उसे हम लोग बाउंड्री डोमिनेटेड फ्लो, वो आपको बताएंगे क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं स्टेडी स्टेट पे। तो स्टेडी स्टेट क्या है, ठीक है। स्टेडी स्टेट क्या है, स्टेडी स्टेट वो उसकी बात कर रहे हैं जो स्टेडी स्टेट जो है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सेमी स्टेडी स्टेट में क्या हो रहा था, यहाँ तक हम लोगों ने पहुंचे थे, बाउंड्री को रीच किए थे, वहां से सेमी स्टेडी स्टेट शुरू हुआ था, और उसके बाद प्रेशर इस तरह से अगले टाइम में घटते जा रहा था, ठीक है। ऐसे हो रहा था कुछ, बट अब जो हम बात कर रहे हैं स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट में क्या होगा, स्टेडी स्टेट में क्या होगा, जैसे ही ये प्रेशर बाउंड्री को रीच कर गया, ये क्लोज्ड बाउंड्री नहीं है, नॉट क्लोज्ड, ये क्लोज्ड बाउंड्री नहीं है। जैसे ये एक टंकी है, इस टंकी को बाहर से एक एक्वीफर सपोर्ट कर रहा है, एक्वीफर हो गया या फिर कोई और चीज सपोर्ट कर रहा है, मेनली एक्वीफर ही होता है। जो क्लोज बाउंड्री नहीं, यहाँ से फ्लो आते जा रहा है, बाहर से भी फ्लो इसको सपोर्ट करते जा रहा है, इस बाउंड्री के बाहर से भी फ्लो आके इसे सपोर्ट कर रहा है, ओके। उस केस में, और ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट ऐसे हो रहा है, ये जो प्रेशर है इस पॉइंट का, ये पी आई था और पी आई ही रहेगा, मतलब ये चेंज नहीं होगा। जो प्रेशर था वो प्रेशर था, वो प्रेशर ही रहेगा। सपोज पी इक्वल टू पी था तो पी ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज। मतलब जो बाउंड्री जैसे रीच के पहले तो ट्रांजिएंट स्टेट था, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले ट्रांजिएंट था, उसके बाद एक टाइम के बाद एट एनी टी इक्वल टू टी पे वो ऐसे जगह पे रीच किया जहां बाउंड्री को रीच कर गया प्रेशर ट्रांजिएंट। जैसे बाउंड्री को रीच किया, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर देखा है कि बाहर से एक एक्सटर्नल सपोर्ट है, एक्सटर्नल सपोर्ट सच दैट
सच दैट चेंज इन प्रेशर रेट इज इक्वल टू जीरो, मतलब कोई प्रेशर का चेंज टाइम के साथ नहीं हो रहा है। रेट ऑफ चेंज इन प्रेशर इक्वल टू जीरो, कोई प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के साथ प्रेशर नहीं बदल रहा है। तो आपने कहीं हर जगह पे देखा होगा स्टेडी स्टेट फ्लो क्या होता है। स्टेडी स्टेट फ्लो अगर हम लोग किसी दो पॉइंट के बीच की बात करें ना, तो कोई भी दो पॉइंट हम लोग ले लें रिजर्वायर में ही, सपोज इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है, ठीक है। सो प्रेशर P1 है, प्रेशर P2। सो जब भी फ्लो हो रहा है एक कांस्टेंट रेट से फ्लो होगा, Q इक्वल टू कांस्टेंट, और ये पहला चीज है। दूसरा कंडीशन ये है कि P1 इक्वल टू कांस्टेंट, P2 इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट ही रहेगा, इस पॉइंट का भी प्रेशर कांस्टेंट, मतलब दो पॉइंट का प्रेशर कांस्टेंट भी है और उन दोनों के बीच का फ्लो भी कांस्टेंट है, तब इसे हम लोग कहेंगे स्टेडी स्टेट फ्लो। स्टेडी स्टेट फ्लो, और इसका काफी ज्यादा यूज है। पूरे डार्सी इक्वेशन स्टेडी स्टेट फ्लो पे ही डिपेंडेंट है, और इसी के कारण डार्सी इक्वेशन आया भी है, स्टेडी स्टेट फ्लो के लिए ही वो आया है। वहां पर बस हम लोग दो इन्फिनिटेसिमली बहुत स्मॉल पार्ट्स को लेते हैं, जिसमें हम लोग स्टेडी स्टेट फ्लो मान लेते हैं, जिनका डिस्टेंस काफी कम रहता है, डेल आर या डेल एक्स रहता है। तो वहां पर हम लोग मान लेते हैं कि प्रेशर ऑलमोस्ट चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर प्रेशर P है तो यहाँ प्रेशर P प्लस डेल P है, और उसके थ्रू हम लोग डार्सी इक्वेशन लगाते हैं और उसके इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। इसी का यूज करते हैं हम लोग, जब डार्सी इक्वेशन का डेरिवेशन देंगे तो हम लोग इसका यूज करेंगे। तो ये स्टेडी स्टेट फ्लो हो गया। सेम चीज अगर पूरे रिजर्वायर स्केल में देखें तो अगर बाउंड्री को रीच कर गया उसके बाद ये प्रेशर चेंज ही नहीं हो रहा है, एक फ्लूइड एंट्री हो जा रहा है एक जगह से बाउंड्री से, ठीक है। तो वो उससे हम लोग बोलेंगे स्टेडी स्टेट, मतलब एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच गया, जैसे बाउंड्री ना ही बोले तो ठीक है, एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच गया जहां से प्रेशर का रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इज जीरो, कोई प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, एक एक्सटर्नल सपोर्ट है, और fluid produced from the well is completely equal to the fluid entered from the open boundary। मतलब इस open boundary से suppose 600 बैरल फ्लूइड एंटर किया है, मतलब बाउंड्री के बाहर से, तो वेल से जो प्रोड्यूस होगा वो 600 बैरल ही होगा। ये यही होता है स्टेडी स्टेट फ्लो, जितना फ्लूइड अंदर आ रहा है उतना ही फ्लूइड बाहर भी निकल रहा है। फ्लूइड इन इक्वल टू फ्लूइड आउट, जो यहाँ पे बोला था मैंने Q इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फ्लूइड जितना यहाँ पर आ रहा है उतना ही फ्लूइड बाहर निकल रहा है। मास इन इक्वल टू मास आउट, मास इन इक्वल टू मास आउट, ठीक है। इसे स्टेडी स्टेट फ्लो बोलते हैं। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये केस जनरली कभी दिखता नहीं है हमें, जो जनरली हमें दिखता है वो सेमी स्टेडी स्टेट ही दिखता है, जो कि ट्रांजिएंट स्टेट के बाद आता है, और उसके बाद स्टेडी स्टेट जनरली नहीं दिखता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं दिखता है, बट कभी कभी आ सकता है, ठीक है। बट स्टेडी स्टेट को समझना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके ऊपर ही हमारे डार्सी इक्वेशन आया है, और इसी का यूज हम लोग करें। मेन इसमें है कि मास इन इक्वल टू मास आउट, Q इक्वल टू कांस्टेंट, और दो पॉइंट का प्रेशर कांस्टेंट, किसी भी दो पॉइंट का प्रेशर कांस्टेंट है, वहां से कोई कांस्टेंट रेट से फ्लो कर रहा है, तो उसे हम लोग स्टेडी स्टेट फ्लो बोलेंगे। और रिजर्वर में कब स्टेडी स्टेट आएगा ये आप देख चुके हैं, ठीक है। जितना फ्लो आया है बाहर से उतना ही फ्लो निकलेगा वहां से, ओके कूल। तो अब हम लोग देखने वाले हैं बाउंड्री कंडीशंस के बारे में, कि डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कांस्टेंट रेट बाउंड्री कंडीशन, दो तरह के बाउंड्री कंडीशन होता है, एक होता है कांस्टेंट रेट, एक होता है कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर के बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग डिक्लाइन कर्व एनालिसिस करेंगे, तब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। बट अभी हम लोग मेनली फोकस करेंगे कांस्टेंट रेट बाउंड्री कंडीशंस पे। कांस्टेंट रेट बाउंड्री कंडीशंस का मतलब वेल फ्लोज एट ए कांस्टेंट रेट। अभी के लिए मैं ये इतना बता दूं कि अगर जब रिजर्वर का प्रेशर सफिशिएंटली हाई होता है, प्रेशर इज सफिशिएंटली हाई, और जैसे एकदम जब शुरुआत में फ्लो करना शुरू किया T इक्वल टू 0 से लेकर सब एकदम इनिशियल ईयर्स की अगर बात करें,
और प्रेशर सफिशिएंटली हाई है, तभी कांस्टेंट रेट बाउंड्री कंडीशन लगता है। नहीं तो कांस्टेंट प्रेशर बाउंड्री कंडीशन का हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग इसके डिक्लाइन फेज में आते हैं, इसीलिए इसको डिक्लाइन कर्व एनालिसिस में हम लोग यूज करते हैं कांस्टेंट प्रेशर सॉल्यूशन, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्यों ऐसा आता है और कब ऐसा आएगा तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, सो अब हम लोग ये देखते हैं जैसे ये कांस्टेंट रेट बाउंड्री कंडीशन क्या है। इसे हम लोग इनर बाउंड्री मानते हैं, जो ये वेल वाला है, यहाँ पर सपोज ये वेल ऐसे ड्रिल हुआ है, ये सैंड फेस है, ये RW पे, ये RW है, ये RE है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे तो ये हमारा डिनोशंस होंगे। यहाँ से फ्लो रेट Q इक्वल टू कॉन्स्टेंट रेट से ये फ्लो कर रहा है वेल पे, ये Q रेट से फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोले कांस्टेंट रेट बाउंड्री कंडीशन। अब इस कांस्टेंट रेट बाउंड्री कंडीशन के ऊपर ही हम लोग ट्रांसिएंट का, सेमी स्टेडी स्टेट का और स्टेडी स्टेट का सोल्यूशन निकालेंगे। किस चीज का सोल्यूशन? डिफ्यूजिविटी इक्वेशन, डिफ्यूजिविटी इक्वेशन, क्योंकि डिफ्यूजिविटी इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जब हम निकालते हैं तो उसके लिए हमें बाउंड्री कंडीशन की जरूरत पड़ती है, नहीं तो उसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाता है। और अगर बाउंड्री कंडीशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो किस फ्लो के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं ट्रांजिएंट स्टेट के लिए। हम लोग अगर हम लोग ट्रांजिएंट स्टेट का निकालना चाहते हैं डिफ्यूजिविटी इक्वेशन का सोल्यूशन, तो क्या हमारे बाउंड्री कंडीशन? तो ट्रांजिएंट स्टेट के लिए एट टाइम t इक्वल टू जीरो, अगर टाइम t इक्वल टू जीरो है, ठीक है, उस टाइम प्रेशर इक्वल टू पी आई होगा, इनर बाउंड्री का और आउटर बाउंड्री का, सबका, पूरे रिजर्वायर का p इक्वल टू पी आई होगा। तो ये एक बाउंड्री कंडीशन होगी। ठीक है, दूसरा बाउंड्री कंडीशन क्या हो सकता है कि हम लोग ये q इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर ऑल टाइम, फॉर ऑल टाइम, हर टाइम के लिए q इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही है। तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये डार्सी इक्वेशन पे अप्लाई, ये डार्सी इक्वेशन होता है रेडियल फ्लो के लिए। ये आपने देखा होगा रेडियल फ्लो के लिए डार्सी इक्वेशन हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू 2 पाई के एच बाई म्यू आर डेल पी बाई डेल आर। ठीक है, अब ये जो Q है इनर बाउंड्री के लिए, इनर बाउंड्री, इनर बाउंड्री के लिए जो Q है डेट इज कांस्टेंट, ये Q कांस्टेंट है इनर बाउंड्री के लिए, इसलिए R इक्वल टू आर डब्ल्यू लिखा है, एट R इक्वल टू आर डब्ल्यू, मतलब इनर बाउंड्री की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इससे हम लोग ये चीज लिख सकते हैं R डेल पी बाई डेल आर इक्वल टू Q म्यू बाई 2 पाई के एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं दूसरा एक कंडीशन आ गया R डेल पी बाई डेल आर, ये जो है ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो क्यू भी कांस्टेंट है, यही कांस्टेंट है, बाकी सब तो कांस्टेंट रहेंगे, म्यू कांस्टेंट है, 2 पाई के एच, ये सब तो कांस्टेंट्स ही है, तो क्यू भी कांस्टेंट है हमारे यहाँ पर। आर डेल पी बाई डेल आर इक्वल टू कांस्टेंट, ये आ गया हमारा दूसरा बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने, अब हम लोग आते हैं अपने आउटर बाउंड्री की कंडीशन। आउटर बाउंड्री की अगर बात करें तो यहाँ पर बोलते हैं यहाँ तक तो पहुंचा ही नहीं है, प्रेशर ट्रांजिएंट सपोज यहाँ तक पहुंचा है, प्रेशर ट्रांजिएंट सपोज यहाँ तक पहुंचा, आर डैश तक पहुंचा, यहाँ तक तो पहुंचा ही नहीं है एट आर इन्फिनिटी। तो एट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिएंट स्टेट मतलब वो बाउंड्री को रीच ही नहीं किया, तो बाउंड्री इज इनफाइनाइट फॉर इट, बाउंड्री सीम्स इनफाइनाइट, क्योंकि प्रेशर ट्रांजिट वहां तक पहुंचा ही नहीं, जो चीज आपने देखा ही नहीं वो आपके लिए इनफाइनाइट ही है। प्रेशर वेव अभी तक बाउंड्री को देख ही नहीं पाया, उसको फील ही नहीं कर पाया, तो बाउंड्री इफेक्ट उसके लिए इनफाइनाइट ही है, बाउंड्री उसके लिए इनफाइनाइट ही है। एट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी डेल पी बाई डेल टी इक्वल टू जीरो, मतलब जो प्रेशर, तो यहाँ का प्रेशर तो सपोज यहाँ का बाउंड्री तक का तो प्रेशर घट चुका होगा, थोड़ा सा ऐसे ऐसे घट चुका होगा बाउंड्री से पहले तक, मतलब प्रेशर ट्रांजिएंट जहाँ तक होगा आर डैश तक, उसके बाद तो प्रेशर कांस्टेंट ही है। तो इस जगह का डेल पी बाय डेल टी
इक्वल टू 0 मतलब टाइम के साथ तो ये प्रेशर अभी तक बदला ही नहीं है। और अगर बाउंड्री की बात करें, एट बाउंड्री की बात करें जहाँ r टेंड्स टू इन्फिनिटी, तब इन सारे पॉइंट्स की अगर बात करें, जो भी बाउंड्री है या फिर जहाँ तक प्रेशर ट्रांजिशन नहीं पहुंचा है, वहां पर भी डेल पी बाई डेल टी इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा तीसरा बाउंड्री कंडीशन। 3 बाउंड्री कंडीशंस मिल गए। इन्हीं 3 बाउंड्री कंडीशंस का हम लोग यूज करते हैं डिफ्यूजिविटी इक्वेशन में। डिफ्यूजिविटी इक्वेशन तो सेम ही इक्वेशन है। इन तीनों बाउंड्री कंडीशन का जब हम लोग यूज करते हैं तो हमें सोल्यूशन मिलता है, सोल्यूशन ऑफ ट्रांजिएंट स्टेट। और वो सोल्यूशन में क्या रहता है, वो सोल्यूशन में रहता है कि हमारा जो प्रेशर है वो कैसे वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस है। हर पॉइंट के साथ हमारा प्रेशर कैसा वेरी कर रहा है वो हमें इसका सोल्यूशन मिल जाता है। डिफ्यूजिविटी इक्वेशन का सोल्यूशन जब निकालते हैं ट्रांजिएंट स्टेट का, तो ट्रांजिएंट स्टेट का हमें पता चल जाता है। उससे हमारा काम पूरी तरह इजी हो चुका है। तब उससे हम लोग हर पॉइंट का प्रेशर, अगर हमें रेडियस पता है, हम हर पॉइंट का प्रेशर निकाल के बता सकते हैं कि इस टाइम इस पॉइंट पे इस रेडियस पे ये प्रेशर होगा, जिन्होंने निकाल के बता सकते हैं बहुत सिंपली। ठीक है, इसीलिए ये डिफ्यूजिविटी इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हम लोग प्रेडिक्ट कर सकें किसी भी पॉइंट का प्रेशर और कैसे वेरी करना। अगर यही कांस्टेंट रेट बाउंड्री का हम लोग देखें, कांस्टेंट रेट सेमी स्टेडी स्टेट, सेमी स्टेडी स्टेट में क्या होता है, आपने ये बोला कि ये क्लोज बाउंड्री है, बाउंड्री तक रीच कर चुका है और बाउंड्री क्लोज है पूरी तरह से, इट्स कंप्लीटली क्लोज बाउंड्री। ओके, तो अगर ये क्लोज बाउंड्री है और सामने जब इनर बाउंड्री की कंडीशन की बात करें तो क्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सेम वो इक्वेशन आ जाएगा। ये पहला बाउंड्री कंडीशन जैसे हम लोगों ने किया था, ये सेम आ गया, ये पहला बाउंड्री कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग ये देखें तो यहाँ पर कोई फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, और एक चीज़ है, जैसे हम लोगों ने मान लिया था एट आर इक्वल टू आर ही नहीं, एट आर इक्वल टू एनी आर, अगर हम देखें तो हम लोगों ने सेमी स्टेडी स्टेट पे बात किया था डेल पी बाई डेल आर इक्वल टू 0, डेल पी बाई डेल आर इक्वल टू 0 एट एनी आर इक्वल टू आर। ठीक है, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, सो डेल पी बाई डेल टी इक्वल टू 0। हाँ, डेल पी बाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डेल पी बाई डेल टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जैसे ये प्रेशर है, सपोज यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से ये डिक्रीमेंट कर रहा है, फिर यहाँ से ये डिक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो प्रेशर डिक्लाइन है, तो इस पॉइंट की अगर बात कर लें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये डेल पी बाई कोई भी एक पॉइंट की अगर बात करें, तो किसी भी आर की बात करें तो उस जगह की डेल पी बाई डेल टी एट एनी आर इज कांस्टेंट। तो ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन हो गया हमारा। ठीक है, पहला हमें मिल चुका था, दूसरा मिल गया। अब तीसरा बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, अब ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। हमने क्या बोला था कि नो फ्लो क्लोज बाउंड्री है, चारों तरफ से ये क्लोज होनी चाहिए बाउंड्री, कहीं से भी ये फ्लो अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, आउटर बाउंड्री की कंडीशन की बात करें तो ये आउटर बाउंड्री कंडीशन के बारे में मैंने लिखा है यहाँ पर, ये इनर बाउंड्री कंडीशन था, ये आउटर बाउंड्री कंडीशन। ये क्या है, क्यू इक्वल टू 0 है, कोई फ्लो नहीं आ रहा है, तो डार्सी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये यूज किया वैसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर 0 इक्वल टू लिख सकते हैं लोग ये चीज, क्योंकि फ्लो रेट तो 0 है। ठीक है, फ्लो रेट 0 है, तो क्यू इक्वल टू 0 इक्वल टू ये एट आर इक्वल टू आर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर डेल पी बाई डेल आर इक्वल टू ये चीज इक्वल टू 0, क्यू तो 0 है, क्यू तो 0 हो गया। तो हम लोग ये लिख सकते हैं डेल पी बाई डेल आर इक्वल टू 0। तो ये हमारा तीसरा बाउंड्री कंडीशन हो गया एट आर इक्वल टू आर ई। जब भी आर इक्वल टू आर ई बोलेंगे, ये आर इक्वल टू आर ई डेल पी बाई डेल आर इक्वल टू 0, ये हमारा तीसरा बाउंड्री कंडीशन हो गया सेमी स्टेडी स्टेट के लिए। अब सेमी स्टेडी स्टेट का जब इक्वेशन हम लोग निकालेंगे तो इन्हीं बाउंड्री कंडीशंस का यूज करेंगे और डिफ्यूजिविटी इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे।
और उसी से हमारे सोल्यूशन निकलेंगे सेमी स्टेडी स्टेट के। इसके ऊपर एक सेपरेट पूरा वीडियो बनेगा, क्योंकि बहुत बड़ा सोल्यूशन आएगा, अच्छा सोल्यूशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है, और इसी से इन्फ्लो इक्वेशन भी आएगा। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसके एक पूरा सेपरेट वीडियो बनेगा इसके ऊपर, ठीक है। सो हम ये समझ गए कि ट्रांजिएंट स्टेट का क्या होता है। ट्रांजिएंट स्टेट कांस्टेंट रेट, सोल्यूशन, उसका बाउंड्री कंडीशंस क्या होगा ट्रांजिएंट स्टेट के लिए और सेमी स्टेडी स्टेट के लिए, क्या बाउंड्री कंडीशंस होंगे। अब वापस अगर समझ ना आया हो तो वीडियो को वापस बैक करके वापस आप देख लीजिए। आई होप आप लोग को समझ आ जाए, ठीक है। हम लोग सेमी स्टेडी स्टेट का बात कर चुके हैं, बट स्टेडी स्टेट का भी हम लोग बात कर लेते हैं कि स्टेडी स्टेट में क्या होता है। अगर स्टेडी स्टेट की हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्लोज बाउंड्री तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ से क्यू रेट से फ्लूइड भी आ रहा है, यहाँ से क्यू रेट से निकल भी रहा है, वेल पे क्यू रेट से निकल भी रहा है, जितना रेट से आ रहा है उतना रेट से निकल भी रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि फ्लूइड जो है कांस्टेंट रेट से निकल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मास इन इक्वल टू मास आउट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डार्सीज इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर किया था 2 पाई के जो है म्यू आर डेल पी बाई डेल आर, जो यहाँ पर है ये कांस्टेंट है, और ये जो क्यू है ये भी कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं आर डेल पी बाई, ये जो है ये कांस्टेंट है। कहाँ कहाँ कांस्टेंट है, आर इक्वल टू आर ई पे भी कांस्टेंट है, आर इक्वल टू जीरो पे भी, आर डब्ल्यू पे भी कांस्टेंट है, इन दोनों जगह पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ही दोनों बाउंड्री कंडीशन हमें मिल गई, ओके। और किसी भी पॉइंट का प्रेशर टाइम पे साथ चेंज तो नहीं हो रहा है। तीसरा बाउंड्री कंडीशन होगा डेल पी बाई डेल टी एट एनी आर फॉर ऑल आर इक्वल टू जीरो, मतलब प्रेशर तो चेंज हो ही नहीं रहा है किसी पॉइंट का टाइम के साथ, प्रेशर बदल ही नहीं रहा है, किसी भी पॉइंट का प्रेशर बदल नहीं रहा है। तीसरा बाउंड्री कंडीशन हो गया। तो सेमी स्टेडी स्टेट के लिए ये तीनों बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। अब एक आता है बाउंड्री डोमिनेटेड फ्लो। अब बाउंड्री डोमिनेटेड फ्लो क्या होता है कि सपोज मान लेते हैं पूरा क्लोज रिजर्वायर नहीं है, इस रिजर्वायर में पूरा कंप्लीट बाउंड्री नहीं है, जो बाउंड्री क्लोज नहीं है, कोई एक सपोज इस तरह का रिजर्वायर, अगर हम लोग टॉप व्यू देखें किसी, ठीक है, कोई टॉप व्यू देखें तो समझ लेते हैं यहाँ पर एक नो फ्लो बाउंड्री है, समझ लेते हैं एक नो फ्लो बाउंड्री है, और प्रेशर ट्रांजिएंट जो है अभी तक उतना तक पहुंचा नहीं है। जैसे ब्लू से मैं प्रेशर प्रेशर वेव को दिखा रहा हूँ, ये प्रेशर वेव, ये प्रेशर वेव, ये प्रेशर वेव, हाँ। तो ये प्रेशर वेव बस यहाँ तक पहुंचा है, उसके बाद प्रेशर वेव प्रोपागेट कर रहा है, ऐसे 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 प्रोपागेट कर रहा है। अभी प्रेशर वेव ये पूरी कंप्लीट बाउंड्री तक नहीं आया है, पर यहाँ पर एक ऐसे कुछ फॉल्ट वगैरह है, सीलिंग फॉल्ट बोल सकते हैं वगैरह, कुछ भी फॉल्ट बना हुआ है, नो फ्लो बाउंड्री। तो ये एक फॉल्ट बना हुआ है यहाँ, नो फ्लो, इसके आगे तो फ्लो हो ही नहीं सकता। इसलिए देखिए आप, ये प्रेशर वेव जो है बस यहाँ से यहाँ तक गया, इसके आगे यहाँ पर फ्लो ही नहीं किया, यहाँ तक गया ही नहीं हो, क्योंकि वहां से आगे फ्लो कर ही नहीं सकता। तो एक बाउंड्री तक ये पहुंचा है, तो एक बाउंड्री डोमिनेटेड फ्लो आएगा।
तो एक ऐसा बाउंड्री जो क्लोज बाउंड्री तो है पर कंप्लीटली क्लोज्ड बाउंड्री तक अभी तक पहुंचा नहीं प्रेशर वेव। तो जब इस जगह तक हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है, जब इस जगह तक हम लोग पहुंचेंगे तब हम लोग मान लेते हैं कि, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग ये क्लोज बाउंड्री है, पर ऐसा ये एक ऐसा बाउंड्री मतलब इस अगर क्लोज बाउंड्री है तो एक ऐसा बाउंड्री हम लोग मान लेते हैं जिसे हम एक कांस्टेंट प्रेशर मान लेते हैं, कांस्टेंट प्रेशर। ये आपको क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन दिया रहेगा या फिर कुछ टॉपिक इसमें दिया रहेगा कोई बाउंड्री कंडीशन किस तरह का बाउंड्री है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक ऐसा बाउंड्री है कि जो आपका प्रेशर एट वेलबोर है, प्रेशर एट वेलबोर ये कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि प्रेशर एट वेलबोर कांस्टेंट रहेगा, मतलब पी डब्ल्यू एफ इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। क्यू चेंज हो सकता है, क्यू कैन वेरी, ठीक है, क्यू कैन वेरी। प्रेशर वेव कुछ इस तरह का होगा, इस तरह कुछ प्रेशर वेव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बन सकती है, एक तो बन सकता है कि डेल पी बाय डेल आर एट आर इक्वल टू आर ई, ये जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हुआ, क्योंकि ये क्लोज बाउंड्री है तो यहाँ क्यू इक्वल टू जीरो है, तो क्यू इक्वल टू जीरो है तो हमारा ये बाउंड्री कंडीशन आ गया। दूसरा क्या हो सकता है, डेल पी बाय डेल टी, डेल पी बाय डेल टी, ये कांस्टेंट तो नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, ये कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं है पर मैं बता रहा हूँ ये कांस्टेंट तो नहीं होगा। एट अगर आप पूरी रिजर्वर का देखें तो कांस्टेंट तो नहीं होगा, क्योंकि जो पी एवरेज है वो तो बदलेगा, पी एवरेज वन, पी एवरेज टू, ये बदलेगा, इसलिए ये टाइम के साथ बदलने वाला। हाँ, अगर वेलबोर की बात करें तो पी प्रेशर एट वेलबोर पी डब्ल्यू एफ इज कॉन्स्टेंट, ये एक बाउंड्री कंडीशन हो सकता है। मतलब मैंने इसको आपको कांस्टेंट प्रेशर और बाउंड्री डोमिनेटेड फ्लो दोनों का एक मिक्सचर करके दिखाया है कि अगर आपको बोल दे कि एक ऐसा बाउंड्री डोमिनेटेड फ्लो हो रहा है जिसमें कि जो वेलबोर का प्रेशर है, प्रेशर एट वेलबोर दैट इज कांस्टेंट, उसके बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगे, तो आप ये लिखेंगे और ये लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे बाउंड्री कंडीशंस हो गए बाउंड्री डोमिनेटेड फ्लो के लिए। सो अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो हम लोग कांस्टेंट प्रेशर बोल रहे हैं, कांस्टेंट फ्लो, ये क्यों हम लोग बोल रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो एकदम प्रोडक्शन का सबसे ऐसा फेज होता है, मैं रफ आइडिया दे देता हूँ इसके बारे में, आपको डिटेल में आपको बाद में वीडियो बनेगा ही, ठीक है। सपोज यहाँ वेल से हम लोग फ्लो कर रहे हैं किसी क्यू रेट से, ठीक है, जो कि कांस्टेंट रेट है। अब अगर हम लोग देखें एकदम जब एकदम फ्रेशली वेल को हम लोगों ने ड्रिल किया है और उससे प्रोडक्शन लेना शुरू कर दिया है, और इस प्रेशर, सपोज इसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, 4000 psi 3000 psi मैं मान लेता हूँ, पावर पॉइंट से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है और अच्छे से प्रोडक्शन हो रहा है। और यहाँ सेपरेटर प्रेशर जो हमें चाहिए, जो पी सेपरेटर है, पी सेपरेटर जो हमें ज़रूरत है वो सपोज 100 psi है, 100 नहीं रखते, 500 रखते हैं, ठीक है। तो अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा है, पी डब्ल्यू एफ की वैल्यू, तो पी डब्ल्यू एफ हम लोग मान लेते हैं अभी, पी डब्ल्यू एफ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आई पी आर टी पी आर पढ़ेंगे तो हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कोर पार्ट है आई पी आर टी पी आर का, कि हम लोग सिस्टम प्रेशर क्या होता है। तो पी डब्ल्यू एफ हम लोग मान लेते हैं अभी सपोज 2800 है, 2800 पी एस आई, ये चेंज होते रहेगा, घटते रहेगा, पी डब्ल्यू एफ घटते रहेगा। तो मेन थिंग इज क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फ्लो करना है, पी सेपरेट, सपोज यहाँ वेल का यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, इसको सपोज 100 psi चाहिए यहाँ से ऊपर उठने के लिए,
सेपरेटर तक जाने के लिए, और सेपरेटर का प्रेशर 500 है, तो टोटल 600 psi, मतलब 500 जो सेपरेटर प्रेशर है, जो हमारा आउटपुट प्रेशर है, प्लस 100 जो इस यहाँ से ऊपर उठने के लिए जो प्रेशर चाहिए हमें, मतलब सैंड फेस से ऑयल तो ऊपर भी उठेगा ना, और ऊपर तक जाने के लिए जो ग्रेविटेशनल लॉस होगा, फ्रिक्शनल लॉस होगा, वो सब मिला के 100 psi, ठीक है। तो वो मिला के हमें एटलीस्ट 600 psi चाहिए ही पीडब्ल्यूएफ पे, मतलब पीडब्ल्यूएफ की वैल्यू जो है मिनिमम 600 होनी चाहिए, मिनिमम 600 psi होनी चाहिए ही चाहिए अगर वेल को फ्लो करवाने के लिए। अगर ये इतना नहीं है मिनिमम, मतलब वेल फ्लो नहीं कर सकता कांस्टेंट रेट पे, फॉर कांस्टेंट रेट फ्लो, फॉर कांस्टेंट रेट फ्लो, फ्लो ही नहीं कर सकते सबसे पहली बात, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब एकदम शुरुआत का फेज रहता है, जब पीडब्ल्यू बहुत ज़्यादा कम नहीं रहता है, उस टाइम पे सपोज ये क्यू वर्सेस टाइम का कर्व मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्यू वर्सेस टाइम का, ये क्यू है, ये टाइम है। तो शुरुआत में जो है वो इस तरह का ही प्रोडक्शन होता है, कांस्टेंट रेट होता है, ये कांस्टेंट रेट पे प्रोडक्शन हो रहा होता है। लेकिन एकदम जब हम लोग थोड़ा सा एकदम बहुत टाइम हो चुका है, तो सपोज मान लेते हैं पीडब्ल्यूएफ जो है हमारा, ये ऑलमोस्ट रीच कर चुका है समथिंग लाइक 700 psi के आसपास, मतलब बहुत निकट आ चुका है 600 के। तो इस टाइम पे जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस पीडब्ल्यूएफ को कांस्टेंट कर देते हैं, इस पीडब्ल्यूएफ को कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि हम लोग कांस्टेंट पीडब्ल्यूएफ अभी जस्ट बाउंड्री डोमेटेड में हम लोगों ने ऐसे करके देखा था कांस्टेंट पीडब्ल्यूएफ, तो पीडब्ल्यूएफ को कांस्टेंट कर देते हैं और फ्लो रेट को वेरी करने बोल देते हैं, क्यों वेरी, मतलब पीडब्ल्यूएफ कांस्टेंट रहेगा, फ्लो रेट जैसा वेरी होता रहेगा होते रहे, तो फ्लो रेट इस तरह से कुछ वेरी होते रहता है, ये फ्लो रेट का कर्व है, ठीक है। अगर हम लोग इसके साथ प्रेशर की बात करें, प्रेशर, तो मैं प्रेशर का दिखाऊं पीडब्ल्यूएफ का कर्व, तो पीडब्ल्यूएफ सपोज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं मान लेता हूँ पीडब्ल्यूएफ, तो पीडब्ल्यूएफ ऐसे घट रहा है, ऐसे घट रहा है, घटते 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 इस पॉइंट पे ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। सपोज ये कितना वैल्यू है, सपोज मान लेते हैं 700 psi है, तो हम लोग उस जगह पे उसको कांस्टेंट कर दिए। तो कांस्टेंट रेट और कांस्टेंट प्रेशर सॉल्यूशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो हम सोल्यूशन, यहाँ पर जो सोल्यूशन हम लोग यूज करते हैं इन जगहों पे, इस जगह पे, उससे बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट रेट सोल्यूशन। और इस जगह पे जो सोल्यूशन यूज करते हैं उसे बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर सोल्यूशन। ये हम लोग का रिजर्वर पर डिक्लाइन फेज है। डिक्लाइन क्यों, हमें तो फ्लो रेट से मतलब है, हमारा फ्लो घट गया तो इसे हम डिक्लाइन बोलते हैं, तो डिक्लाइन फेज बोलते हैं, और इसे नॉर्मल जो इनिशियल फेज बोलते हैं वो बोलते हैं, ठीक है। तो ये इससे पता चलेगा कि कब हमारा कौन सा सोल्यूशन लगाना इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफ्यूजिविटी इक्वेशन पे, हम लोग ट्रांजिएंट स्टेट का सोल्यूशन देखेंगे। और उसमें क्या एजम्पशंस होंगे वो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और डिफ्यूजिविटी इक्वेशन से ही हम लोग इसको निकालें। ये पहला वीडियो होगा, उसके बाद दूसरा जो वीडियो होगा वो आएगा सेमी स्टेडी स्टेट के सोल्यूशन के ऊपर। इस तरह से हम लोग ग्रेजुअली मूव करेंगे इस प्लेलिस्ट में, ठीक है। सो आई थिंक आप सबको सब कुछ समझ आ चुका होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को एक बार वापस से रिवाइंड करके देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ आएगा। पहले एक थ्रू में अगर समझ ना आए तो वापस वीडियो को देखिए, आपको समझ आ सकता है, और फिर भी ना समझ आए तो आप कमेंट में डाउट अपना पूछिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। समुदीप माँ जी, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द है।